वेलकम टू द चैनल। आज हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 यानी स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम को कवर करेंगे। इससे पहले हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और पॉक्सो एक्ट भी इसी चैनल पर कवर कर चुके हैं डीपली, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसे देखते हैं हम। सबसे पहले यह अधिनियम प्रवर्त कब हुआ ये देख लीजिए। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1987 में ये एनफोर्स हुआ था यह अधिनियम, ठीक है। यानी कि यह अधिनियम जो लागू हुआ 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ, ठीक है। डेफिनेशंस पार्ट पर हम आते हैं। इस अधिनियम में हमें कौन कौन सी डेफिनेशन दे रखी है। विज्ञापन दे रखा है। वितरण मतलब चाहे वो मुफ्त दे रहा है किसी को या फिर अन्यथा, यानी कि या उसकी बिक्री कर रहा है किसी को, इस तरीके का स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित जो सामग्री है उसका वितरण कर रहा है, ठीक है। फिर स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा दे रखी है, लेबल की परिभाषा दे रखी है, पैकेज और विहित। इसके अंदर से डीपली प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है कि ये वर्ड जो है ये कौन सी सेक्शन में और कौन सी सब सेक्शन में दे रखा है, यानी कि कौन से क ख ग घ ण च यानी ABCDEF कौन से सेक्शन में इसको दे रखा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 3 स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। ऐसे विज्ञापन जो कि क्या करते हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित कोई सामग्री अंतर्विष्ट करते हैं, ठीक है। धारा 3 में ये बता रखा है। धारा 4 में है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तिकाओं आदि का प्रकाशन या फिर डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। मतलब धारा 3 में तो ये बता रखा है कि आप ऐसे विज्ञापन नहीं करेंगे जिसमें स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित कोई चीज़ अंतर्विष्ट है, यानी सम्मिलित है उसमें, तो उसका प्रतिषेध कर रखा है, यानी कि उसको प्रोहिबिट कर रखा है। और धारा 4 में क्या कर रखा है कि ऐसे जो सामग्री है जो स्त्री के अशिष्ट रूपण इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन को क्या करती है, अपने अंदर सम्मिलित करती है, तो ऐसी सामग्री यानी जैसे कि पुस्तक हो गई या पुस्तिकाएं, उनका आप प्रकाशन नहीं करेंगे या फिर उन्हें डाक द्वारा भी नहीं भेजेंगे। इस बात के लिए भी यह अधिनियम क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है। इस धारा में धारा 4 के अंतर्गत एक परंतु दिया गया है, यानी इसके अंतर्गत कुछ अपवाद हैं। क्या है, जैसे कि पॉइंट में समझ लेते हैं। जैसे कि लोक कल्याण के लिए है, अगर ऐसा कोई जो रूपण है अगर वो लोक कल्याण के लिए है, या फिर सद्भाविक धार्मिक प्रयोजनों के लिए है, या फिर किसी प्राचीन स्मारक पर बने निर्वस्त्र या नग्न आकृतियां हैं जो, या फिर किसी मंदिर या मूर्तियां हैं जो निर्वस्त्र हैं, या फिर ऐसी कोई फिल्म जिसके बाबत चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होंगे। मतलब तो ये सब क्या है, इसके अपवाद के अंतर्गत आते हैं कि अगर इन सब चीज़ों के लिए ऐसा स्त्री अशिष्ट रूपण किया गया है तो वो सब अपवाद के अंतर्गत आएगा और इसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत एक केस था जो कि आप मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। अवीक सरकार का केस था, अवीक सरकार नाम से ये फेमस है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि एक लेडी ने अपने फियांसे के साथ एक न्यूड फ़ोटो शूट कराया था, तो उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल हुआ था कि इस मतलब ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है वीमेन के। लेकिन कोर्ट ने उसमें क्या बोला था कि नहीं, ये जो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोर्ट ने इसमें ये बोला था, यानी कि उसे अपवादों के अंतर्गत माना था कोर्ट ने कि वो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है ये चीज़, क्योंकि वो स्थापित करना चाहते थे, एक प्रिंसिपल स्थापित करना चाहते थे कि मतलब रंग भेद के खिलाफ, ठीक है, वो उससे रिलेटेड था। और इसमें एक और केस है कि जिसका नाम है मलयालम मैगजीन बनाम केरल राज्य का वाद। तो इसमें क्या था कि एक ब्रेस्ट फीडिंग करती हुई महिला का फ़ोटो इस मैगज़ीन में, मलयालम मैगज़ीन में ऐसे दिखाया गया था। तो यहाँ पर भी किसी एडवोकेट ने केस फाइल किया था ये कहते हुए कि ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन है। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इसमें कहा था कि एज ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज,
सो डज ऑब्सैनिटी। मतलब जैसे सुंदरता भी देखने वालों की आंखों में होती है, इसी तरह ऑब्सैनिटी अश्लीलता भी देखने वालों की आंखों में ही होती है। तो ये कोई भी किसी भी तरह का स्त्री अशिष्ट रूपन नहीं है, तो इसको भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना कोर्ट ने। ठीक है, अब आते हैं धारा 5 देख लेते हैं। प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियाँ किसकी? पुलिस अधिकारी की। तो ये देखते हैं कौन कौन सी है। इसमें सेक्शन ए दे रखा है, मतलब सेक्शन 5 का ए, बी और सी दे रखा है। ए के अंतर्गत बेसिकली ये बताया गया है कि वो प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है पुलिस अधिकारी। बी में बता रखा है कि अभिग्रहित कर सकता है, यानी सीज कर सकता है अगर उसे कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तुएं मिलती हैं तो। और सी में बता रखा है सेक्शन 5 सी में कि वो एग्जामिन कर सकता है, यानी परीक्षण कर सकता है और उसे रिकॉर्ड कर सकता है या फिर। ठीक है, इसमें भी लेकिन परंतुक है ये। परंतुक ये है कि कोई प्रवेश किसी प्राइवेट निवास गृह में बिना वारंट के नहीं करेगा पुलिस अधिकारी। मतलब कि अगर वो किसी प्राइवेट निवास गृह में प्रवेश करना चाहता है तो वो उसे वारंट लाना पड़ेगा पहले, तब वो वहाँ पर जाकर के प्रवेश करके तलाशी कर सकेगा। ओके, और इसमें एक दूसरा भी परंतुक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तो ये आप सिंपली रीड कर लीजिएगा। एक बात और कि इसके जो धारा 5 की उपधारा 2 है उसके अंतर्गत कहा गया है कि सीआरपीसी के उपबंध किसी तलाशी या अभिग्रहण को ऐसे लागू होंगे जैसे कि धारा 94 ऑफ सीआरपीसी में होते हैं। मतलब धारा 94 आपने पढ़ा होगा कि वो उसमें क्या होता है कि जो शक्ति है वो डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी को होती है, तलाशी और एग्जामिन करने की शक्ति। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी को जेएमएफसी जो है डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी जो है वो पुलिस अधिकारी को तलाशी और एग्जामिन करने के लिए अधिकृत करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि किस पुलिस अधिकारी को? जो कि कांस्टेबल पद से उच्च पद पर हो ऐसा पुलिस अधिकारी। ठीक है, वो कांस्टेबल भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो पुलिस अधिकारी है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा जो भी उसे तथ्य मिले उनके बारे में। ओके, अब आते हैं हम धारा 6 पर। देखिए इसमें कुल 10 ही सेक्शन है। ठीक है, 6 पर हम आ चुके हैं। तो इसमें क्या बता रखा है? शास्ति, दंड क्या दिया जाएगा। तो अगर आप धारा 3 और 4 के उपबंधों का क्या उल्लंघन करते हैं, धारा 3 और 4 जो हमने पढ़ा है कि किस चीज़ के लिए प्रोहिबिट कर रखा है, तो अगर आप प्रोहिबिट करने के बाद भी आप उन कार्यों को करते हैं क्योंकि आप उनको मना किया गया है आपको कि आप वो कार्य नहीं करेंगे, फिर भी आप करते हैं, यानी उन धारा 3 और 4 का के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको प्रथम दोष सिद्धि पर, यानी अगर आप पहली बार ही दोषी पाए जाते हैं पहली बार, तो क्या होगा? आपको 2 वर्ष तक का कारावास की सज़ा हो सकती है और 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ओके, और अगर आप दूसरी बार या फिर उसके बाद तीसरी चौथी बार आप उसी अपराध के लिए उल्लंघन करने के लिए आप दोषी पाए जाते हैं, तो फिर आपको कितना कारावास मिलेगा? फिर आप उस कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की तो नहीं होगी परंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो कि 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा परंतु 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किए जाएंगे। मतलब अगर आप दूसरी बार या उसके बाद इस अपराध को करते हैं तो फिर आपको क्या होगी? सज़ा 6 महीने से अधिक की सज़ा होगी, कम की तो होगी ही नहीं, और जो कि 5 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माना जो कि 10,000 रुपये से कम का तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, लेकिन हाँ 10,000 से ज़्यादा हो सकता है जो कि 1 लाख तक का हो सकता है। ओके, अब आ जाते हैं धारा 7 पर जो कि कंपनियों द्वारा अपराध के बारे में बताती है। तो इसमें ये बता रखा है कि जो कंपनी के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं अगर इस टाइप के, तो वो यानी महिलाओं का अशिष्ट रूपण किया जाता है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो कंपनियों का भार साधक यानी इंचार्ज मान लीजिए जिसके ऊपर भार है कंपनी का, वो दायित्वाधीन होता है, वो लायबल होता है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर साबित हो जाता है कि हाँ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन हुआ है, तो
भार साधक में कौन कौन आ जाएंगे यहाँ पर, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑफिसर, सभी इंक्लूड होंगे कंपनी के दायित्व के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी एक परंतु जोड़ा गया है, प्रोवाइडेड दैट कि यदि भार साधक अधिकारी साबित कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना हुआ है और उसने युक्त तत्परता बरती थी, यानी कि उसे पता ही नहीं था कि इस अपराध के बारे में, ठीक है, उसे जानकारी ही नहीं थी इस अपराध के बारे में कुछ भी, और वह अपराध ना हो इसके लिए उसने क्या, पर्याप्त सावधानियां बरती थी, ठीक है, उसे ये साबित करना होगा, फिर वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। धारा 8 बोलती है अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना। तो यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे यानी कॉग्निजेबल होंगे, लेकिन जमानतीय होंगे, मतलब फिर भी उनको जमानत दी जा सकती है, बेलेबल होंगे, कॉग्निजेबल और बेलेबल होंगे इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे। ओके। धारा 9 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। यहाँ पर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, ठीक है। ये माना जाएगा कि उन्होंने सद्भावपूर्वक कार्यवाही की है और उसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को संरक्षण प्राप्त होगा, उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की लीगल कार्यवाही नहीं की जाएगी। धारा 10 जो हमारा लास्ट सेक्शन है उसमें बता रखा है कि नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होगी यहाँ पर, तो इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बना सकती है केंद्र सरकार। ओके, तो इसी पार्ट में ये पूरा का पूरा कवर हो गया है एक्ट, क्योंकि ये काफ़ी छोटा एक्ट है। तो बताइए आपको कैसे समझ आया, कैसा लगा, कमेंट में। थैंक यू।